अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे आ चुके हैं तो मुझे ज़रा आप एक दफ़ा कंफर्म कर दें कि आवाज़ जो है वो सबको सही आ रही है। जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक। अच्छा, जब तक बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा 1 मिनट जो है वो वेट कर लेते हैं बच्चों का। सही है, बच्चे फिर ज्वाइन होते जाएंगे। सही। और अच्छा, ईद की वजह से जो है वो हमारी लास्ट जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी, तो एक काफ़ी लंबा गैप आया हुआ है। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उससे लेके अब तक तकरीबन जो है वो 12-13 दिनों का जो है वो गैप है एक। तो आप लोगों ने चीज़ें रिवाइज़ करी थी, जो जो मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट जो टॉपिक्स हमारे हुए थे। सही है, तो आपने इस पूरे गैप के अंदर जो है वो चीज़ें रिवाइज़ करी हैं? जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, जो हमारे लास्ट टॉपिक हुए हैं। सही है जी। अंशरा ने कहा है कि भाई यस सर। बाकी और बच्चों ने नहीं करा है? सब बारबेक्यू में लगे हुए हैं। अच्छा, यूसरा ने भी किया है। सिर्फ अंशरा, युज़बा और अलिशबा। ठीक है, इन बच्चों ने चीज़ें रिवाइज़ करी हैं, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, सही है। तो हमारी जो लास्ट क्लास नहीं हो पाई है, तो अभी वो हमारी एक डिस्कशन चल रही है, तो उसको हम इंशाल्लाह जो है वो कंपनसेट करेंगे कि नहीं आने वाले दिनों में। सही, ताकि जो है वो हमारा जो स्केजुअल है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना, तो जो हमारी क्लास नहीं हुई है लास्ट वीक, तो वो इंशाल्लाह जो है आने वाली जो हमारी वीक्स हैं, सही है, उसके अंदर या तो इसी वीक में ये ना एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। सही है, ताकि वो जो क्लास नहीं हो पाई है वो कंपनसेट हो सके। सही है, और हमारा लॉस ना हो, हम स्केजुअल के मुताबिक ही रहें। ठीक है, चलिए भाई, जो जो आ चुके हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। अब जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो है आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। सही है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सही है, ये हमारा पहला जो चैप्टर है, सही है, वो चल रहा है। ठीक है, और इसमें हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं। सही है, तो आज जो है ये हमारा चौथा लेक्चर है और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। सही है, इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, सही है, यानी कि 5th लेक्चर, वो हमारा जो है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो है वो होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला चैप्टर है, सही है, वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक जो प्लानर है, सही है, उसके मुताबिक हमने जो क्लासेस को जो है वो रखा हुआ है। सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो बिल्कुल माशाल्लाह से जो है ना वो प्लानर के मुताबिक ही चल रही हैं। मतलब ये है कि आप भी प्लानर के मुताबिक चल रहे हो, सही है, और चीज़ों को अच्छे से याद भी कर रहे हो, क्योंकि आपका माशाल्लाह से जो फीडबैक आता है ना, सही है, जो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे जो है वो डिस्कस करूँ और जो क्लास है उसको और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाऊँ, वो आपका रिस्पॉन्स होता है। जो आप मुझे क्विज़ेज़ के जो आंसर्स देते हो ना, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और बड़ा मज़ा भी आता है ऐसी क्लास लेने में। सही, जिसमें बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह से जो है ना वो उस क्लास को एंजॉय करते हों और उसमें जो भी चीज़ उनको पढ़ाई जाती है, सही, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो गेट करते हों। ठीक है ना, तो अब ये है कि भाई हमारा जो चौथा लेक्चर आज शुरू होगा, सही, ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा और 5th लेक्चर इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली आखिरी चैप्टर होगा। अगर कुछ 1-2 टॉपिक रह जाते हैं, सही, तो फिर वो उसको हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा ना, तो उस क्लास के अंदर जो उसको ऐड करके फिर उसी क्लास से हम नया चैप्टर भी शुरू कर लेंगे। देखिए, मेरी पूरी कोशिश ये है कि 5th लेक्चर जो है वो इसका जो क्लास है, जो चैप्टर है, सही, इसका लास्ट लेक्चर हो। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। सही हमारा जो सबसे पहली जो चीज़ होती है, हम अपने हर क्लास के अंदर, फातिमा वालेकुम सलाम, सही जो हमारी जो सबसे पहली चीज़ होती है वो हम ये करते हैं कि भाई जो हमारा प्रीवियस लेक्चर होता है, सही है, क्योंकि एक हफ्ते का गैप आया हुआ होता है, अब तो ज़्यादा गैप आया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, सही, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाती है कि आज की जो क्लास है उसके साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो कुछ बच्चे नए भी आते हैं, सही है, तो वो भी जो है वो उनका भी एक रिवीजन हो जाता है, सही है। और उस जब भी मैं थोड़ा सा रिवाइज़ आपको कराऊंगा, सही है, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो बच्चों ने पहले से भी पढ़ रखा है, सही है, वो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था तो उनके लिए मैं एक छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ, सही। और फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ सवालात करूँगा, सही है, और फिर हम जो है वो आज का लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे, सही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास, सही है, ये है प्रीवियस लेक्चर, सही है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 6 स्लाइड्स जो हैं वो कवर अप करी थी, सही है, जिसमें से हमारे पास जो पहली जो स्लाइड थी, सही है, पहला जो हमारे पास टॉपिक था, सही है, ये था हमारे पास व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, सही, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। ये एक टॉपिक हमने, एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने डिस्कस किया था कि भाई केमिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीज़ समझी थी, सही, कि भाई केमिकल फार्मूला जो है ये किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनकी तादाद को वाज़े तौर पे बता देता है, सही है। तो इसके अंदर हमने जो एग्जाम्पल्स समझी थी, जैसे कि फॉर सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी, सही, कि भाई हमारे पास जो है भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, भाई अब ये एक कंपाउंड है, सही है। तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो है एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, सही। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये इसके केमिकल फार्मूला से हमें पता चल रहा है कि भाई इसके केमिकल फार्मूला में हमारे पास कार्बन की जो वैल्यू है वो 1 है और ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो 2 है, सही है। तो इससे हमें पता ये चल रहा है कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, सही है, जो है वो एक एटम होता है, सही है, और ऑक्सीजन के हमारे पास जो है वो 2 एटम्स होते हैं। इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड का अगर हम फार्मूला लिख लें, सही है, जैसे कि हमने जो है वो एक और, जैसे बेंजीन होता है, सही है, बेंजीन का फार्मूला हमने लिखा भाई C6H6, ठीक है। अब C6H6 में हम आपसे पूछेंगे भाई यहाँ पे हमारे पास कार्बन की जो एटम है, सही है, उसकी तादाद जो है वो बेंजीन के अंदर कितनी है, सही है। तो आप इसका जो केमिकल फार्मूला है वो देख के मुझे बता दोगे कि भाई इसके अंदर कार्बन की तादाद जो है वो 6 है और हाइड्रोजन की तादाद भी 6 है, सही, यानी कि 6 एटम्स ऑफ कार्बन और 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सही। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, जो एक्चुअल नंबर्स हैं, वो हमें इसके केमिकल फार्मूला के ज़रिए जो है वो पता चल गए, सही। तो केमिकल फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, सही, वो हमें बताता है कि भाई कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ईच एलिमेंट के इस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला टॉपिक था वो तो बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था, सही है, और वो हमारे पास केमिकल फार्मूला के हवाले से था, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट जो स्लाइड थी हमारे पास उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड थी, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जो इसके अंदर समझा था, सही, नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज कंपाउंड एंड मिक्सचर, सही है। तो कंपाउंड और मिक्सचर का, सही है, हमने जो है एक टॉपिक पढ़ा था कि भाई कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं, सही है। तो उसके अंदर हमने जो मेन चीज़ हमने डिस्कस करी थी, सही, वो ये थी कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, सही है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, सही, वो केमिकली बाउंडेड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, सॉरी, सही, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एटम्स हैं उनके दरमियान में एक केमिकल बॉन्ड का होना जो है वो ज़रूरी होता है, सही है। तो इसमें होता है क्या है कि भाई एक एलिमेंट का जो एटम है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ किसी भी केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए, अब वो केमिकल बॉन्डिंग कोई भी हो सकती है, वो कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, कोई सी भी बॉन्डिंग हो सकती है, बस किसी भी बॉन्डिंग के ज़रिए अगर वो दोनों एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, सही है, और एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म कर लेते हैं,
सही है। तो उस सब्सटेंस को हम जो टर्म, जिस टर्म से उसको रेफर करेंगे वो टर्म होगी हमारे पास कंपाउंड। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है, सही है, वो हमारे पास क्या होगी भाई, कंपाउंड की टर्म होगी। सही है, तो कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके दरमियान में एक केमिकल बॉन्ड का होना जरूरी होता है। और जब भी हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जुड़ के एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट होती हैं। सही है, इसकी मैंने आपको जैसे एग्जांपल भी दी थी कि मैंने आपको जो है वो वाटर के एक एग्जांपल दी थी कि वाटर के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। अब H2O में क्या है कि भाई हमारे पास यहाँ पे H2O में, सही है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। सही है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब होता है जलना। सही है, और कंबशन रिएक्शन में जो भी चीज जलती है यानी कि कंबस्ट होती है, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। सही है, तो आप अगर जो है वो माचिस की तीली भी जलाते हो, सही है, तो वो जो माचिस की तीली है, सही है, वो भी एनवायरनमेंट में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करती है तभी वो माचिस की तीली जलती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो जहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, सही है, ऐसा कमरा है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप वहां पे जाके माचिस की तीली जलाते हो तो वहां पे माचिस की तीली या मोमबत्ती वगैरह कुछ भी नहीं जलेगी। सही है, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन होगी नहीं। सही, तो ऑक्सीजन बेसिकली क्या करती है भाई, जो कंबशन रिएक्शन है, सही, उसको फैसिलिटेट करती है। यानी कि भाई जब ऑक्सीजन होगी तभी कंबशन भी होगी, यानी कि चीजों को जलाने में ऑक्सीजन का एक बड़ा किरदार है। सही है, अब जब ऑक्सीजन जो है, सही, केमिकली बाउंडेड हो जाती है किसके साथ, H2 के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ, तो वो बना लेती है H2O यानी कि वाटर। अब आपको ये बात पता है कि भाई जो वाटर है, सही, वो चीजों को जलाता नहीं है बल्कि उसके अपोजिट काम करता है। सही है, तो अब आप यहां पे देखें कि जो ऑक्सीजन है उसकी अगर हम अलग से प्रॉपर्टी देखें, सही है, तो वो कंबशन रिएक्शन परफॉर्म करता है यानी कि चीजों को जलाता है। सही है, लेकिन वही ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो उसने एक एंटायरली न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लिया जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अपोजिट है ऑक्सीजन के। सही है, जहां पे ऑक्सीजन चीजों को जलाता है, सही है, वहीं पे ही वाटर चीजों को बुझाता है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटायरली क्या होती है, डिफरेंट होती है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होके एक नया जो सब्सटेंस है वो फॉर्म करते हैं और उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। सही, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमने समझी थी वो थी हमारे पास मिक्सचर। सही है, और मिक्सचर के अंदर जो हमने चीज पढ़ी थी वो ये थी कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर फिजिकली कंबाइंड विदाउट एनी फिक्स प्रोपोर्शन। सही, यानी कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, बस उसको हम क्या कर लें, सही भाई, उसको हम जो है वो क्या नाम है, जो है वो मिक्स कर लें किसी भी एक जगह पे, किसी भी एक जगह पे जमा कर लें, उसको मिला दें। सही, उनके दरमियान में किसी भी किस्म की कोई भी केमिकल बॉन्डिंग ना हो, बस वो क्या हो, एक जगह पे जमा हो जाए। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सही है, ऐसी सब्सटेंस को हम जो है वो मिक्सचर की टर्म से रेफर करते हैं कि भाई जहाँ पे हमारे पास जो 2 या 3 या 4 या 5 चीज़ें आपने एक जगह पे जमा करी हैं, उन चीज़ों के दरमियान, उन सब्सटेंस के दरमियान किसी भी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। सही, किसी भी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। सही, और आप ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि मिक्सचर्स, उनको आप किसी भी क्या नाम है मेथड के जरिए जो है वो आप उसको जो है वो सेपरेट आउट भी कर सकते हो। सही है, जैसे कि मैंने जो है वो एक एग्जांपल आपको दी। सही, जैसे भाई वाटर है। सही, अब वाटर जो है वो हमारे पास एक सब्सटेंस हो गया। सही है, उसके अंदर आपने जो है वो सैंड डाल दी। सही है, वाटर थी, उसके अंदर आपने क्या डाल दी भाई, सैंड डाल दी। सही है, और उसको आपने क्या कर लिया भाई, मिक्स कर लिया। सही है, अब जो सैंड है, सही है, वो वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करती। सही, कोई केमिकल बॉन्डिंग परफॉर्म नहीं होती। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सही है, कि जो सैंड है और जो वाटर है उसका एक मिक्सचर तैयार होगा, उसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे क्योंकि उसके दरमियान कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई। अब उसको हम किसी भी एक तरीके से सेपरेशन मेथड के जरिए उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सही, जैसे कि हम कोई भी फिल्टर पेपर लें और फिल्टर पेपर से उस पानी को जो है वो गुजार दें। सही, तो क्या होगा, जो सैंड है वो फिल्टर पेपर में अलग हो जाएगी और जो पानी है वो एज अ फिल्ट्रेट की सूरत में वो सेपरेट आउट हो जाएगा।
सही है। तो मिक्सचर्स में जो है वो किसी भी किस्म का केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक निम्को की आपको एग्जांपल दी थी कि निम्को के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपस में मिक्स हुई भी होती हैं, लेकिन हर कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ किसी भी किस्म का केमिकल बॉन्ड नहीं होता। सही है, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सही है, ऐसी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, जैसे भाई दाल में हमने चावल डाल दिए, सही है, तो वो भी एक मिक्सचर है, क्योंकि दाल और चावल के दरमियान कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता। इसी तरीके से हमारी जो एयर है, सही है, तो एयर भी क्या है, हमारे पास डिफरेंट जो क्या नाम है गैसेज हैं, उसका भी एक मिक्सचर है। सही है, और तो इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और डिफरेंट गैसेज जो है वो आपस में क्या हुई हुई हैं, मिक्स हुई हुई हैं। सही है, तो यहाँ पे भी इनके दरमियान में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं है, इसी वजह से हम एयर को भी मिक्सचर कहेंगे। सही है, इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे भाई क्या नहीं है भाई, इन कंपाउंड एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड वेयर एज इन मिक्सचर एलिमेंट्स आर फिजिकली बॉन्डेड। सही है, हाँ ठीक बात है, वेरी गुड अंशरा। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, एक ये हमने जो स्लाइड थी, लास्ट जो स्लाइड हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंदर दूसरी स्लाइड जो है ना हमने ये कंपाउंड और मिक्सचर के टॉपिक के हवाले से पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था, सही है, जिसको हमने बहुत थ्योरली जो है वो डिस्कस किया था, सही है, वो था हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो सबसे पहली जो टर्म थी वो समझी थी कि रिलेटिव मास क्या होता है। रिलेटिव मास, तो रिलेटिव मास मैंने आपको समझाया था कि भाई किसी भी सब्सटेंस के उस मास को रिलेटिव मास कहा जाता है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस के मास के साथ रिलेट करके निकला हो। सही, किसी भी सब्सटेंस के किसी भी सब्सटेंस का जो रिलेटिव मास होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के मास के साथ रिलेट करके निकाला गया होता है, तो उसको हम रिलेटिव मास कहते हैं। अब इसकी मैंने एक एग्जांपल आपको समझाई थी। सही, जैसे भाई आप फ्रूट खरीदने जाते हो, सही, तो फ्रूट जब आप खरीदने जाते हो, जैसे आपने फॉर सपोज जो है वो आप मैंगो खरीद रहे हो, सही है, तो मैंगो आप ले रहे हो 1 kg मैंगो। सही है, तो 1 kg मैंगो 1 kg ही है, ये हमें कैसे पता चलता है कि वो जो हमारे पास क्या नाम है, जो शॉपकीपर होता है, सही है, उसके पास, अच्छा आवाज़ सही नहीं आ रही मुझे, एक मिनट भी आ जाएगी भाई। सही है, अगर किसी और को भी आवाज़ में मसला हो तो वो मुझे बता दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो हमारे पास शॉपकीपर होता है, सही, उसके पास होता है बैलेंस। ठीक है, तो उसके 2 आर्म्स होते हैं, सही, जिसके ऊपर एक तरफ वो क्या लगता है, कुछ वेट्स रखता है। सही, अच्छा आवाज़ जो है वो आपको भी सही नहीं आ रही है, 1 मिनट में ज़रा चेक कर लो। हेलो, आवाज़ सही आ रही है? हेलो, आवाज़ सही आ रही है? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही सही, चलिए ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सही, कि जो शॉपकीपर होता है उसके पास होता है वेट बैलेंस। अब वेट बैलेंस के होते हैं 2 आर्म्स, सही, जिसमें एक तरफ तो वो क्या रखता है, कुछ वेट रखता है, यानी कि कुछ पत्थर होते हैं उसके पास, सही, जिसका वेट पहले से ही मेजर किया हुआ होता है। सही, यानी कि 1 किलो का, 2 किलो का, आधा किलो का, सही, उसके पास जो है वो स्टोन पहले से ही मौजूद होता है। तो वो एक तरफ तो जो है वो स्टोन्स रखता है और दूसरी तरफ जो है वो फ्रूट्स रखता है। अब अगर मुझे 1 किलो मैंगो खरीदने हैं, सही, तो वो क्या करेगा कि एक तरफ जो है वो 1 किलो का स्टोन रखेगा, सही, और दूसरी तरफ जो है वो मैंगोज को जो है वो डालना शुरू करेगा। जहां पे भी हमारे पास वो वेट बैलेंस बराबर हो जाएगा, सही, तो वहां पे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे अब मैंगो का जो वजन है वो 1 kg हो चुका है। सही, 1 kg अब वहां पे जो है वो उसका वजन हो चुका है। तो अब मुझे कैसे पता चला कि ये जो मैंगो है ये 1 kg है, ये जो वजन है, ये जो मास है, सही, ये हमें उस स्टोन के मास से रिलेट करके पता चला कि जब हमने वहां पे यानी कि दूसरे आर्म के ऊपर 1 kg का स्टोन रखा, सही, और दूसरी तरफ फ्रूट डालने शुरू किए, तो जहां पे हमारा वेट बैलेंस जो है वो बराबर हो गया, सही, वहां पे हमारे पास जो है वो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो मैंगो है, सही, इसका भी वेट जो है वो 1 kg हो चुका है। सही, तो यहाँ पे आप जो मैंगो का वेट मेजर कर रहे हो वो एक रिलेटिव मास कहलाएगा। सही, क्योंकि आपने उसके मास को रिलेट किया है, कंपेयर किया है उस स्टोन के मास से। ठीक है भाई,
तो यहाँ पे जो रिलेटिव मास का मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है कि एक चीज का मास किसी दूसरी चीज के मास के साथ रिलेट करके निकाला जाए, सही है, उस मास को हम रिलेटिव मास कहते हैं, सही। अब यहां पे हमारा जो टॉपिक था वो था रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा भाई, एटम का मास, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई जिस तरीके से हमने मैंगो वाली एग्जाम्पल के अंदर वो जो स्टोन था उसको एक स्टैंडर्ड तस्लीम किया और उससे रिलेट करते हुए मैंगो का जो मास है वो मेजर किया। अब इसी तरीके से जो हमारे केमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई अब देखें हमें एटम का मास जो है वो मालूम करना है। तो एटम तो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, तो वो तो बहुत ही छोटे होते हैं। तो उसका मास जो है वो हम किसी पत्थर के साथ तो रिलेट नहीं कर सकते ना, किसी स्टोन के साथ तो रिलेट नहीं कर सकते। तो अगर किसी एटम का मास मालूम करना है तो उसको किसी ना किसी एटम के साथ ही रिलेट करना होगा। तो हमें किसी एक एटम को स्टैंडर्ड बनाना होगा। जैसे उस शॉपकीपर ने उस स्टोन को अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाया और उससे तमाम चीजों के मास को वो मालूम कर रहा है। इसी तरीके से जो हमारे केमिस्ट थे उन्होंने यहां पे जो स्टैंडर्ड बनाया, सही, वो था कार्बन 12, सही। कार्बन 12 का जो हमारे पास एटम है, सही, उसको उन्होंने क्या बना लिया, यहां पे स्टैंडर्ड बना लिया, सही। तो यहां पे हमारे पास जो कार्बन 12 है जिसको हम C12 से रेफर करते हैं क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है, सही, वो 12 होता है, इसलिए इसको कार्बन 12 कहा जाता है, सही है, मास। तो आपने पूछा ना कार्बन 12 क्या, सही है, तो इसमें मैंने समझाया था कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, इसलिए इसको C12 कहते हैं, सही। तो यहां पे उन्होंने क्या किया कि कार्बन 12 जो था उसको एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया। उन्होंने बोला कि भाई अब हम क्या करेंगे कि किसी भी एटम का, कोई भी एटम हो, वो क्लोरीन का एटम हो, वो हाइड्रोजन का एटम हो, वो आयोडीन हो, वो फ्लोरीन हो, कोई भी हो हमारे पास, तो किसी भी चीज के एटम का अगर हमें मास मालूम करना है, सही, तो हम यहाँ पे उसको किससे कंपेयर कराएंगे, उसको किससे रिलेट करवाएंगे, सही, उसको हम कार्बन 12 के साथ क्या कराएंगे, रिलेट कराएंगे। और कार्बन 12 के मास के साथ रिलेट करा के ये चेक करेंगे कि जो दूसरा एटम है उसका मास क्या होगा, सही। तो यहां पे हमारे पास जो है, सही है, जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, सही, ये क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम के उस मास को कहा जाता है जो कार्बन 12 के एटम के साथ रिलेट करवा के निकाला गया हो, सही। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, सही। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी कार्बन 12 का जिक्र होता है, सही। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी आपको रिवाइंड हो गया, सही है। तो इसके अंदर एक ये जो कन्वर्जन थी, क्योंकि जो एटॉमिक मासेज हैं, सही, अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो उसके अंदर भी ये बात आएगी, सही, कि भाई जो एटॉमिक मासेज हैं वो हम किस में लेते हैं, AMU के अंदर लेते हैं, सही है। और 1 AMU जो है उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट 24 के, सही है। तो 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम के बराबर होता है 1 AMU, सही। तो AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, सही, जो है ये हमारे पास यूनिट होता है। कभी जब भी हम एटम के मास को मेजर करते हैं तो वो AMU के अंदर हम मेजर करते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव एटॉमिक मास भी रिमाइंड हो गया, सही है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेटिव एटॉमिक मास? ओके, सही है, फातिमा को समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, सही है। सुनैना और हैदर बाहू, उमर, सही है, बाकी सब भी जाग रहे हैं ना भाई, सही। 17 माशाल्लाह से पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास, और जो है वो अभी, सही है, सबको ही समझ हमारे पास, सबके आ गए, अंशरा को भी समझ में आ गया, फातिमा को भी आ गया, उमर को भी आ गया, हैदर बाहू, सही है ना, ओके ओके, ठीक है, सही, गुड। चले भाई अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे, 2 टॉपिक पढ़े थे, एक था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक था एम्पिरिकल फार्मूला। सही है, तो मैं दोनों की साइड ही लगा देता हूँ। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही है, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एम्पिरिकल फार्मूला, ये दोनों हमारे पास समझ लें एक तरीके से केमिकल फार्मूला ही होते हैं। अब केमिकल फार्मूला आपने शुरू में अभी समझा कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, कि केमिकल फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट के एटम्स हैं, सही है, उसकी जो तादाद है, उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसको हमें बताता है। ठीक है, सही है। अच्छा हाँ, अच्छा ये जो अभी माज ने, मैं थोड़ा सा एक स्टॉप कर लूँ। सही है, माज ने बोला कि लेक्चर अपलोड करते हैं, तो आपको वैसे तो ग्रुप में भी बता दिया गया होगा। लेक्चर जो है वो अपलोड, जो पहली क्लास का लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है। सही है, अब वो आपको यूट्यूब पे भी और फेसबुक के जो पेज है वहाँ पे भी आपको जाके आप देख सकते हैं। सही, तो जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली थी वो यहाँ पे जाके देख लें, और फिर जो नेक्स्ट हमारी 3 क्लासेस हैं, रिमेनिंग जो 2 क्लासेस हैं, सही है, उसके भी लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। सही है, और नोट्स जो हैं, सही है, वो भी आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, ग्रुप पे। सही है ना मुस्कान, ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। सही है, तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम उस केमिकल फार्मूला को कहते हैं, सही है, कि जिसके ज़रिए, सही है, हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम की एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, सही है, वो हमें पता चल जाए। यानी कि बिल्कुल ठीक ठीक एक्चुअल वैल्यू जो भी है ना, वो हमें पता चल जाए। सही है, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। सही है, तो क्या लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की एक्चुअल वैल्यू है, सही है, तो अगर कोई फार्मूला आपको एक्चुअल वैल्यू बता रहा है तो वो केमिकल फार्मूला बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कहलाएगा। सही है, तो इसकी कुछ हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक भी देख ली है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला। सही है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला से ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं, इसका एक रिलेशन होता है, वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा यहाँ पे। सही है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेटेड by molecular formula mass is calculated by adding atomic weight of its atom। अच्छा, बेसिकली ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये मॉलिक्यूलर मास की लिखी हुई है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, और आज हमने न्यूमेरिकल्स भी उसके करने हैं। सही है, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट आपको वहाँ पे भी जाके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। सही है, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है कुछ कंपाउंड्स का, वो एम्पेरिकल फार्मूला जैसा भी हो सकता है और कुछ केसेस में डिफरेंट भी हो सकता है। सही है, यानी कि कुछ कंपाउंड्स का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। सही है, और कुछ कंपाउंड्स का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। सही, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूँ, सही, तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज की C6H12O6। सही, तो ये जो एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है कि भाई ये जो फार्मूला है ये हमें एक्चुअल वैल्यू बता रहा है। सही है, अब एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारे पास इसमें कार्बन की वो है 6, ठीक है, हाइड्रोजन की वो है हमारे पास 12, और ऑक्सीजन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है हमारे पास 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला को देखता हूँ, सही है, तो इससे मुझे जो है वो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रियल वैल्यूज हैं, सही है, वो मुझे जो है एक्चुअल वैल्यूज जो है वो मुझे पता चल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। सही है, लेकिन अगर मैं अब क्या करता हूँ कि इसी मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इसका मैं एक जो है भाई रेशो ले लेता हूँ। सही है, रेशो निकाल लेता हूँ। जैसे भाई फॉर सपोज, सही है, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C6H12O6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या नाम है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसका रेशो लेता हूं, नंबर ऑफ एटम्स का रेशो लेता हूं, यानी कि 6:12:6। अब इसका अगर मैं रेशो लेता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो यहाँ पे कार्बन का रेशो कितना आया, 1। सही है, तो अगर 1 होता है तो नीचे 1 हम नहीं लिखते। सही है,
हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया 2, तो हम नीचे 2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया 1, तो ऑक्सीजन के नीचे भी 1 नहीं लिखेंगे। सही है, तो हमारे पास C6H12O6 ये ग्लूकोज का जो है वो क्या नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, लेकिन CH2O ये हमारे पास जो है वो क्या नाम है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो इससे हमें पता चला कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, सही, ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है ये केस है, सही, इसके अंदर, सही, इसके अंदर हमारे पास, सही है, इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज और जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, सही है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। सही है, अब ये इसका फॉर्मूला है, इसके अलावा तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने और कोई फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा ना भाई, तो CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब मैं अगर इसका रेशियो लेता हूं, सही है, तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितनी है भाई 1 और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2। तो अब मुझे बताएं कि क्या मैं 1 और 2 को कैंसिल कर सकता हूं, 1 और 2 को क्या मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। सही है, तो सुनैना बराबर जी, सुनैना ओबर फातिमा, ठीक है, तो बोले भाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अब जब इसमें कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट रेशियो है। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो है तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2 ही हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम CO2 के मामलात को देखते हैं, सही है, तो इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से NaCl हो गया, इसी तरीके से H2O हो गया। सही, तो इनके केसेस के अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला भी होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या नाम है एम्पेरिकल और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सही है, इसके दरमियान में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। सही है, अब मैं वो रिलेशन आपको बस बता देता हूँ, फिर इसके बाद ये हमारा प्रीवियस क्लास का जो एक रिवीजन है वो मुकम्मल होगा और फिर हम नई क्लास की तरफ मूव करेंगे। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे जो रिलेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के दरमियान, वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। सही है, ये माइट भी मैंने लास्ट क्लास में टाइम नहीं था तो शायद मैंने शेयर ना किया हो आपसे। सही है, तो ये आज आप देख लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला को आप उसके मोल से, नंबर ऑफ मोल से अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको उसका जो क्या नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सही है, वो आसानी जो है वो आपको मिल जाएगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सही, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि जो हमारे पास बेंजीन है, एक मिनट, सही, जो हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था, सही है, वो क्या था हमारे पास CH। सही है, CH ये इसका क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला था। ठीक है, अब बेंजीन का जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल होता है, मोल की जो वैल्यू होती है, ये होता है हमारे पास 6। ठीक है, अच्छा, अब ये पता कैसे चलती है, इसका मुकम्मल एक पूरा प्रोसीजर होता है, तरीका होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, वो फर्स्ट ईयर वगैरह के अंदर आप जाके जो है वो पढ़ेंगे। सही है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है कि हमें मोल की वैल्यू जो है वो किस तरीके से पता चलती है। दूसरे वाले जो मोल्स हैं, मास और मॉलिक्यूलर मास, वो तो भी आप करेंगे, लेकिन ये जो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले जो है ना, ये किस तरीके से निकालते हैं, वो सारे फर्स्ट ईयर के अंदर आप जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे भाई यहाँ पे मोल की वैल्यू जो है वो क्या नाम है बेंजीन के लिए क्या होती है भाई 6 होती है। ठीक है, तो अब मैं अगर इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 6 आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का क्या होता है भाई CH। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास C के नीचे भी 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, और H के नीचे भी क्या है 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे इस 6 को C वाले 1 के साथ और H वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भाई 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, तो कार्बन के नीचे भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और हाइड्रोजन के नीचे भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास जो बेंजीन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H6। ठीक है भाई, सही है। हाँ, तो माल मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई
जो मोल है, सही है, क्या नाम है इस केस के अंदर, यानी कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला जो मोल है, सही है, इसकी जो कैलकुलेशन है एक बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है जो कि आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक के अंदर है, 9th के अंदर नहीं है, सही है ना। तो वो जो है क्या नाम है आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 9th में नहीं आते, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन समझाना था, सही है, तो वो इसलिए मैंने आपको जो है ना ये एक एग्जाम्पल कराई है, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है, सही है, वो आप फर्स्ट ईयर में निकालना सीखेंगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो भाई क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे आपका जो एक रिवीजन पार्ट है, सही है, वो मुकम्मल हुआ। अगर अभी भी किसी बच्चे को इन 6 की 6 स्लाइड में से कोई भी प्रॉब्लम हो, सही है, तो वो जल्दी से जो है मुझे बता दे, ठीक है। और फिर हम जो आपका नया जो लेक्चर है उस पर हम जाते हैं। सर सारे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर की वैल्यू 6 होती है? नहीं नहीं नहीं, सबकी डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, सही है ना, सबकी डिफरेंट होती है, वो पूरी कैलकुलेट करके हम निकालते हैं, सही है ना, सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ये अंशरा हैदर को भी प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा, जिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है वो बोलते हैं भाई ओके, सही है, और वो आगे फिर ताकि हम मूव करें, ठीक है ना। और ये भी मैं क्वेश्चन करूँगा, ये जहन में रखिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। कि रुमैसा, फातिमा, उमर, आयज़ा, तंजील, आलियान कुरैशी, हैदर, ठीक है, सही है, ठीक है, सबको बात मतलब बात क्लियर हो गई है, ठीक है। ओके की रिपोर्ट भी आ गई है, सही है, मास की, ठीक है, गुड। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्या नाम है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करने लगा हूँ, सही है, इन टॉपिक्स के हवाले से, सही है, जल्दी से क्विक क्विक जो है वो आंसर देगा। पहला आंसर, सही है, वो उसका जो है ना क्या नाम है, जो राइट आंसर देगा पहला आंसर, वो विनर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, सही है, नंबर 1 के chemical molecular formula shows the dash number of atoms present in a molecule। एक्चुअल नंबर, वेरी गुड अंशरा, वेरी गुड, पहले से लिख के बैठी थी क्या, सही है, एक्चुअल नंबर, वेरी गुड। रुमैसा, सुनैना, अब्दुल हादी, रहीमा, तंजील, एक्चुअल 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 एक्चुअल, ठीक है, आलियान कुरैशी, वेरी गुड, उमर, सही है। तो पहले वाले का जो आंसर है, सही है, ये है हमारे पास एक्चुअल नंबर्स, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है जो भी उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं, सही है, ओके, सही है। इन डैश केमिकल बॉन्ड इज नेसेसरी, कंपाउंड और मिक्सचर, एग्जाम्पल मैंने दिए, सही है। इन डैश केमिकल बॉन्ड इज नेसेसरी, कंपाउंड और मिक्सचर, कंपाउंड, आयज़ा तंजील ने पहला आंसर दिया था, कंपाउंड, वेरी गुड। मास, रहीमा, रुमैसा, अब्दुल हादी, उमर, ठीक है, लेकिन आयज़ा ने पहला दिया था आंसर, तो उनको हम विनर यहाँ पे कहेंगे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे वाले का आंसर है वो है कंपाउंड, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तीसरे पे आते हैं, सही है। जो तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स करते हैं, सही है, ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। कि ऑल कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ऑल कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, फॉल्स। अलिशबा आलिम ने बोला फॉल्स, सही है, बाकी सब नहीं, फिर फॉल्स, मुस्कान और सुनैना, फरीद, माज, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड जो क्या नाम है आंसर है हमारे पास, वो है फॉल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि भाई मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला ज़रूरी नहीं होता कि वो क्या नाम है डिफरेंट हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि भाई सेम हो, सेम भी हो सकता है और कुछ केसेस में डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे फिर आपसे करते हैं, सही है, एक और क्वेश्चन टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास, सही, वी कंपेयर द मास ऑफ एवरी एटम विद द मास ऑफ C12, वेरी गुड, जुसरा मुस्कान, वेरी गुड, आयज़ा तंजील, ठीक है, तो वेरी गुड, अब सही है, रुमैसा, हैदर बाऊ, ठीक है,
सही है। लेकिन जो पहले युसरा मुस्कान थी आई थिंक ना, उन्होंने दिया था, ठीक है, वेरी गुड, सही है। तो C12, तो C12 के साथ हम जो है वो डिफरेंट एटम्स को कंपेयर करा के, सही है, हम जो है वो उसका रिलेटिव मास जो है वो मालूम करते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे जो है वो क्या नाम है, क्वेश्चंस यहीं पे मुकम्मल करते हैं। जिन जिन बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, सही आंसर्स दिए हैं, सही है, उनके लिए बहुत वेरी गुड, अच्छी बात है, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से गेट करते हो, सही है। अब हम मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले भाई अपने वही SLOs देख लेते हैं, ठीक है, कि कितना हो चुका है, कितना रह गया है, ताकि अंदाज़ा हो सके कि भाई अब किस स्पीड पे हम जो है वो जा रहे हैं, सही है। तो सबसे पहले जो हमारा जो पहला जो लेक्चर जो अपलोड हुआ है उन बच्चों को बता दूं जो जो बच्चे ने फर्स्ट क्लास नहीं ली थी, सही है, ताकि वो ये लेक्चर जाके देख सकें, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है क्या नाम है, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर सोसाइटी और ब्रांचेस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो इसका लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। और फिर कोई भी क्वेश्चन हो वो आप आने वाली क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर थे, सही है, अगले जो 2 लेक्चर हैं उसके अंदर फिर हमने जो है ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, सही है, इसको हमने कवर अप किया था। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जो वैलेंसी है इसको हमने कवर अप किया है, सही। फिर अब केमिकल फार्मूला तो आज की क्लास में मैंने आपको करा दिया, केमिकल फार्मूला हो गया, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स हो गए, इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट हो गया, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमें आज की क्लास में देखना होगा। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो कुछ टॉपिक्स ही सिर्फ बचे हैं, जिनमें से आज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी कर लेंगे और यहाँ पे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास कर लेंगे। फिर हमारे पास सिर्फ ये एवोगाड्रो का एक टॉपिक बच जाएगा, और इसके बाद ये आयन मॉलिक्यूलर आयंस फ्री रेडिकल्स, इसका एक टॉपिक जो है वो हमारे पास बच जाएगा, जो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं जो हो चुके हैं, सही है। तो आज की क्लास के अंदर जो है हमने एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास के हवाले से डिस्कस करना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको डिस्कस करना है, और इंशाल्लाह अगर टाइम बचेगा तो हम इसमें केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आज की ही क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं भाई।